क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसका पार्ट नंबर सेकंड फर्स्ट नंबर पार्ट हमने कर लिया। और हमारा जो टॉपिक है वो केमिकल इक्विलिब्रियम है या रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य या साम्यावस्था को शो कर रहा है जब हम क्या करते हैं, कोई भी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाती है और उस अवस्था को बोला जाता है साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम की स्टेज। इस साम्य अवस्था के दौरान या फिर कोई भी रिएक्शन, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने कोई भी रिएक्शन ली, C+D बन रहा है या फिर इसको उत्क्रमणीय फॉर्म में शो कर रहे हैं, कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया हम करवा रहे हैं तो उसके लिए एक साम्य स्थिरांक के काम में लिया जाता है जो CD/AB के बराबर होता है, यानी कि प्रोडक्ट बटा में रिएक्टेंट के बराबर होता है। अगर इसी के को सांद्रता की फॉर्म में लिया जाए या कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिया जाए तो Kc से शो करेंगे और प्रेशर की फॉर्म में लेंगे तो Kp से नोट करेंगे। तो हमने कल साम्य स्थिरांक की बात की थी और जो Kc होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के अनुपात के बराबर होता है। उसके बाद में हमारा आज का जो टॉपिक आता है वो है साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। इस Kc को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक साम्य स्थिरांक है और ये भी साम्य स्थिरांक है। जब सांद्रता की फॉर्म में लिया जाता है तब इसको Kc के रूप में नोट कर दिया जाता है और जब प्रेशर की फॉर्म में लिया जाता है तो उसे Kp के रूप में नोट कर दिया जाता है। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक, और पहला कारक आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर या फिर अपने बोल सकते हैं ताप। अगर किसी भी रिएक्टेंट के टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हैं रिएक्टेंट का, क्योंकि कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो रिएक्टेंट का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि रिएक्टेंट के टेम्परेचर में अगर कोई चेंज किया जा रहा है तो प्रोडक्ट के टेम्परेचर में भी चेंज होगा। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो साम्य स्थिरांक काम में लेंगे वो क्या होगा, K होगा, या सांद्रता की फॉर्म में लें तो Kc होगा, वो भी प्रभावित होगा। तो इस प्रकार से टेम्परेचर को अगर बढ़ा दिया जाए तो कोई भी रिएक्शन जब होती है तो उस रिएक्शन की रेट भी चेंज हो जाती है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाती है, यानी कि अभिक्रिया वेग भी चेंज होता है और साम्य स्थिरांक पर भी प्रभाव डालते हैं। उसके बाद में दूसरा कारक आता है स्टोकियोमेट्रिक मितीय बोल सकते हैं हिंदी में, स्टोकियोमेट्रिक के रूप में प्रदर्शित करने वाली विधि। अगर कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, स्टोकियोमेट्रिक रूप में संतुलित होनी चाहिए। अगर संतुलित स्टोकियोमेट्रिक रिएक्शन लेंगे और उसके बाद में K को निकालेंगे तो वो सही तरीके से निकलेगा। अगर हमारी रिएक्शन संतुलित नहीं है तो K जो है वो प्रभावित होगा। जैसे हमारे पास में कोई भी रिएक्शन A+B ये ले रहे हैं हम और C+D, ये कोई भी रिएक्शन है, ये संतुलित फॉर्म में हो तो इसके आधार पर एग्जाम्पल लें। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, N2+O2 ले लिया और ये लेकर के हमने क्या बना दिया, 2NO बना दिया। क्योंकि जब N2 और O2 की विक्रिया करवाओगे तो 2NO बनेगा।
तो ये संतुलित स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्म है। अगर यहाँ 2 नहीं लगाएं तो संतुलित नहीं होगा। 2 लगा दिया। साम्य स्थिरांक के रूप में लिखेंगे इसको, तो साम्य स्थिरांक के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे के सी बराबर उत्पाद बटा में अभिकारक लिखते हैं, तो इसके ऊपर 2 लग जाएगा। जितने मोल लिए हैं उतनी उसकी पावर हो जाती है। और यहाँ पे क्या जाएगा N2 और O2 ये हो जाएगा। इसी प्रकार अगर इस यहाँ पर 1 मोल लिया है, ये 1 मोल लिया है, यहाँ 2 मोल नाइट्रिक एसिड बन रहा है। मैं इसको हाफ कर देती हूँ, हाफ N2 लिख देती हूँ और यहाँ पे हाफ O2 लिख देती हूँ, ठीक है। और ये लिख करके मैंने ये रिएक्शन करवाई और क्या बना दिया, NO बना दिया, ठीक है। NO बना दिया तो यहाँ NO का 1 मोल ही बनेगा, आधा आधा मिल करके NO का 1 मोल बन रहा है। यहाँ पर अगर साम्य स्थिरांक के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे साम्य स्थिरांक Kc डैश ले लेते हैं काम में, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास NO और रिएक्टेंट क्या है N2 और O2, क्या है N2 और O2। यहाँ हाफ लगा हुआ है, कितने मोल लिए है तो ये हाफ लग जाएगा इसके ऊपर और ये हाफ लग जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर Kc और Kc डैश को हम बराबर करें तो ये NO एक है, ये डबल है, यानी कि Kc जो है वो क्या है, अगर Kc डैश को डबल करेंगे तब इसके बराबर आएगा, तो इसके हम स्क्वायर लगा सकते हो। अगर Kc डैश को निकालना है तो हम ऐसे कर सकते हैं रूट Kc, तभी निकल सकता है। तो स्टोइकियोमेट्रिक के रूप में प्रदर्शित करने की विधि यही होती है। या हम क्या कर सकते हैं, इसको डबल ले लें या हाफ कर दें, तो इस आधार पर Kc जो साम्य स्थिरांक होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे साम्य स्थिरांक किया आया था, यहाँ Kc डैश आया था, Kc डैश स्क्वायर लेना पड़ेगा तभी इसके बराबर होगा। तो हम स्टोइकियोमेट्रिक के रूप में भी इसको शो कर सकते हैं। तीसरा आता है अभिक्रिया समीकरण के रूप में, अभिक्रिया समीकरण के रूप में प्रदर्शित करने की विधि, प्रदर्शित करने की विधि। अब देखो हमारे पास में यहाँ कोई भी रिएक्शन है, जैसे मान लो ये रिएक्शन हो रही है A+B और किस में चेंज हो रही है, C+D में चेंज हो रही है। इसके लिए जो अपने इसको ऐसे लिखे मान लो, तो अगर दिशा में चल रही है तो इसके लिए साम्य स्थिरांक Kc हो जाएगा, ये तो किसके बराबर हो जाएगा, CD बटा में A और B के, यानी कि उत्पाद बटा में रिएक्टेंट के बराबर हो जाएगा। दूसरी रिएक्शन इसको ऐसे लिख लें, क्योंकि उत्क्रमणीय विक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, तो A+B यहाँ CD से AB बना रहा है, तो यहाँ पे जो Kc लिखेंगे वो ये लिखेंगे, यहाँ A और B आ जाएगा और यहाँ C और D आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट AB है और यहाँ प्रोडक्ट C और D है। तो यहाँ पर जो Kc होगा वो 1 बटा में Kc डैश के बराबर हो जाएगा, 1 बटा में Kc डैश के बराबर हो जाएगा। तो अभिक्रिया समीकरण के रूप में भी Kc को शो किया जा सकता है, या अभिक्रिया समीकरण के रूप में भी क्या हो रहा है, Kc प्रभावित हो रहा है। फिर उसके बाद में चौथा आता है अभिक्रिया मिश्रण में यौगिक के रूप में प्रदर्शित करने की विधि। ये हमारा चौथा कारक है जो साम्य स्थिरांक को प्रभावित करता है। यहाँ पर
मान लो हमारी यही अभिक्रिया सेम ये ले लेते हैं हम, और C और D। यहाँ अगर सांद्रता के फॉर्म में सांद्रता सम स्थिरांक को लें सांद्रता के लिए, तो ये हो जाएगा CD बटा में CA और CB, ये हो जाएगा। अगर इसको दाब की फॉर्म में लें तो Kp के रूप में शो कर देंगे, तब ये हो जाएगा PC PD बटा में PA और PB, यानी प्रेशर की फॉर्म में लिखेंगे तो साम्य स्थिरांक ही होगा। तो ये चार कारक थे साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। पहला टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से रिएक्टेंट में चेंज होगा, प्रोडक्ट में भी चेंज होगा, तो साम्य स्थिरांक भी चेंज हो जाएगा। दूसरा स्टोइकियोमेट्री के रूप में प्रदर्शित करने की विधि, तो इसके अंदर हम कोई भी रिएक्शन ले, जैसे N2O2 2NO बना रहे हैं, तो इसके लिए Kc ज्ञात करेंगे, तो जितने मोल बने वो पावर में आ जाएंगे और N2 बटा में N2 और O2 आ जाएगा। इसको इसका हाफ कर दें तो यहाँ पे NO बनेगा। तो इसका मतलब Kc और Kc डैश अलग अलग हो गए। Kc डैश को जब डबल करेंगे तब Kc के बराबर होगा, हमने ये किया। अगर Kc डैश को निकालना है तो √Kc कर देंगे। अभिक्रिया समीकरण के रूप में कोई भी समीकरण अगर दिशा में चल रही है, ये पश्च दिशा में चल रही है, उसके आधार पर भी हम Kc की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर AB से CD बन रहा है तब Kc काम में लेंगे, अगर CD से AB बन रहा है तो Kc डैश काम में ले रहे हैं, तो इन दोनों का जो रेशो होगा वो इस तरीके से हो जाएगा। अगर हमें Kc डैश निकालना है तो Kc यहाँ जाएगा। अभिक्रिया मिश्रण के रूप में कोई भी रिएक्शन हो रही है, उसमें बहुत सारे रिएक्टेंट काम में लिए जा रहे हैं, तो सांद्रता की फॉर्म में लेंगे तो Kc को इस तरीके से लिखेंगे, और दाब की फॉर्म में लिखेंगे तो Kp को इस तरीके से लिख देंगे। जैसे हमारे पास में आपने 12th क्लास में पढ़ा भी होगा, स्टोइकियोमेट्री को हम काम में लेते हैं जब हमें किसी भी अभिक्रिया के अंदर कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बनने या विलुप्त होने की दर ज्ञात करनी होती है। जैसे मान लो ये रिएक्शन है हमारी, स्टोइकियोमेट्रिक की फॉर्म में लिखें इसको, अभिक्रिया वेग के रूप में ऐसे ही लिखते थे। अभिक्रिया वेग बराबर ये रिएक्टेंट है dN2 बटा में dt, रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन में कमी आ रही है तो माइनस का निशान लगाते थे, इसको लिखे थे माइनस, और फिर DO2 बटा में dt इस फॉर्म में लिखते थे, और प्रोडक्ट के आगे क्या करते थे, प्लस का निशान लगाते थे, और DNO और dt, और ये 2 है इसको 1/2 लिखते थे, क्योंकि जब हम अभिक्रिया वेग के रूप में लिखेंगे तब तो ये 1/2 की फॉर्म में आ जाएगा, और अगर इसको साम्य स्थिरांक के रूप में लिखेंगे तो ये क्या करेगा, पावर बन जाएगा ऊपर जा करके, NO लिख करके उसके ऊपर 2 लगा देंगे। तो दोनों में ये फ़र्क है। जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन A + 2B और C हो रही है, और इसको अभिक्रिया वेग के रूप में लिखना है, 3C बन रही है, ठीक है, ये बन रही है, तो अभिक्रिया वेग के रूप में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। आपने 12th क्लास में केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें ऐसे ही था। माइनस रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के आगे माइनस D, और A बटा में क्या जाएगा dt बराबर, इसके आगे माइनस लगेगा, और dV बटा में dt, और यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार प्रोडक्ट के आगे क्या करते हैं, प्लस का निशान लगाते हैं, तो ये 1/3 हो जाएगा, और D और C बटा में dt ऐसे लिखते थे। क्योंकि इस ऐसा करने के लिए, अभिक्रिया वेग ज्ञात करने के लिए हमारी जो इक्वेशन है उसको स्टोइकियोमेट्रिक रूप से या संतुलित स्टोइकियोमेट्रिक रूप में होना जरूरी है। उसके बाद में हमने सांद्रता के फॉर्म में Kc की बात की, और प्रेशर के फॉर्म में Kp की बात कर रहे हैं हम। अब Kc और Kp में क्या संबंध होता है उनकी बात करेंगे। तो Kc व Kp में संबंध, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp। Kc व Kp में संबंध,
ये करेंगे। जैसे हमारे पास में कोई भी रिएक्शन ले हम यहाँ पर N1A प्लस N2B और M1C और M2D ये बन रहा है। जो N1, N2, M1, M2 लिए हैं वो इनकी संख्या को शो कर रहे हैं या इनके मोल्स को शो कर रहे हैं। तो K की फॉर्म K बराबर क्या हो जाएगा, C और M1 और D M2 और A N1 और B N2। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर A के N1 मोल है तो N1 मोल ले लिए हमने, B के N2 मोल और C के M1 और D के M2 मोल। अब सांद्रता के लिए या सांद्रता के रूप में K को किससे नोट करेंगे, KC से, और तब ये हो जाएगा CC M1 और CD M2 और CA N1 और CB M2। ये C है वो सांद्रता को शो कर रहे हैं। इस तरीके से लिख देंगे हम। दाब के रूप में साम्य स्थिरांक को शो करेंगे तो Kp से नोट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा PCM1 और PDM2 और PAN1 और PBN2 ये हो जाएगा। अब देखिए Kc की फॉर्म में लिखा तो हमने C लगा दिया, सांद्रता के लिए C आता है। कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं और प्रेशर के लिए क्या आता है, P आता है। अब देखिए आदर्श गैस समीकरण से तो आदर्श गैस जो समीकरण होती है वो होती है Pv बराबर क्या होती है, nRT। P यहाँ लेंगे तो ये V नीचे जाएगा तो nRT बटा में क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। और C जो होती है कंसंट्रेशन मोल बटा में N बटा में वॉल्यूम को शो करती है तो C लिख सकते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, CRT हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये हमारी नंबर 1 इक्वेशन थी और ये नंबर 2 इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस P का मान कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर अगर हम इस मान को रखेंगे तो हमें यहाँ से Kc और Kp में जो संबंध होता है वो हमें ज्ञात हो जाएगा। और इस संबंध को हम देखेंगे कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए इस P के मान को इक्वेशन 2 में रखेंगे तो Kp बराबर P की जगह ये CRT रखेंगे तो ये आ जाएगा C M1 और RT M1 ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ आ जाएगा CD M2 और RT M2 यह आ जाएगा। फिर उसके बाद में CA N1 RT N1 और CB N2 और RT N2 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इनको अलग अलग कर लेंगे। Kp बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, CCM1 और इस D को ले आएंगे CDM2 और CAN1 और CBN2 ये आ जाएगा। यहाँ पे जो RT होगा उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं M1 प्लस में M2 माइनस N1 प्लस में N2, क्योंकि जब गाते हैं यहाँ पर आधार समान हो तो गातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो M1 प्लस M2 और नीचे आधार समान है तो नीचे जुड़ जाएंगे। फिर आधार समान है और भाग में हो तो गातें घट जाती है तो M1 M2 से N1 प्लस N2 बाहर निकल जाएगा।
N1 M2 माइनस N1 इनको आपस में घटा देंगे। यहाँ पर M1 M2 जो है वो किसको शो कर रहा है, उत्पाद को, और ये किसको शो कर रहा है, रिएक्टेंट को, यानी कि अभिकारक को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया, Kc प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, Kp बराबर क्या रख सकते हैं, Kc, और यहाँ पे RT, और ये जो पूरी प्रोसीजर है यानी कि डेल्टा N बराबर क्या लिख सकते हैं, M1 प्लस में M2 माइनस N1 प्लस में N2, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, डेल्टा N लगा देंगे। तो जो रिलेशन है वो ये आ गया, Kp बराबर Kc RT डेल्टा N होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो केस नंबर